आज हम एक बहुत ही पुरानी, एक बहुत ही पावरफुल कविता की दुनिया में जा रहे हैं। बियोवुल्फ। ये कहानी है नायकों की, दानवों की, एक ऐसी कहानी जिसने ना जाने कितनी आज की कहानियों को इंस्पायर किया है, यहां तक कि द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को भी। तो चलिए साथ मिलकर इस जबरदस्त महाकाव्य की कहानी को समझते हैं। तो कहानी हमें ले चलती है बहुत पुराने समय में, नॉर्थ में। सोचिए, एक बहुत बड़ा खुशहाल राज्य है, लेकिन वो एक खूंखार जानवर के खौफ में जी रहा है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां दिन में तो दावतों के हॉल में गीत गूंजते हैं, ठहाके लगते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है, वही ठहाके खौफनाक चीखों में बदल जाते हैं। अच्छा, तो ये कहानी आई कहां से? इसको सबसे पहले सुनाया था एंग्लो सैक्सन कवियों ने, जिन्हें स्कोप कहते थे। जरा इमेजिन कीजिए, सर्द रातें हैं, आग जल रही है और ये कवि सिर्फ अपनी आवाज और एक वीणा जैसे इंस्ट्रूमेंट के सहारे इतिहास और मिथकों को जिंदा कर देते थे। और ये सब इस कहानी के लिखे जाने से सदियों पहले हो रहा था। ये कोई किताब नहीं थी, ये एक ट्रेडिशन थी जो मुंह जबानी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही थी। तो अब आते हैं कहानी के बिल्कुल सेंटर में। जगह का नाम है हेरोट। ये राजा ह्रोथगार के डेनिश किंगडम का दिल था। एक बहुत ही शानदार बड़ा सा हॉल जहां दावतें होती थीं, जश्न मनाया जाता था, मतलब कम्युनिटी और सेलिब्रेशन का सिंबल। लेकिन इस खुशी पर बहुत जल्द एक भयंकर खतरे का साया पड़ने वाला था। और यहीं पर हमें कहानी का मेन कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ है हेरोट हॉल, जहां गर्मजोशी है, संगीत है, लोग साथ हैं, और दूसरी तरफ है ग्रिंडेल, वो दानव जो नफरत और अकेलेपन से भरा हुआ है। कविता में बताया गया है कि वो बाइबल के पहले कातिल केन का वंशज है, और जिस तरह केन अपने भाई की खुशी से जलता था, ठीक उसी तरह ग्रिंडेल भी इंसानों की इस खुशी को, उनके साथ को बर्दाश्त नहीं कर पाता, और इसी जलन की आग में वो उन पर हमला करता है। और ये जो खौफ था ना, ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी। सोचिए जरा, पूरे 12 साल, 12 लंबे साल, हर रात वही डर, वही चीख पुकार। ग्रेंडल के हमलों ने उस खुशियों से भरे हॉल को एक खौफ और शर्म की जगह बना दिया था। एक पूरी की पूरी जेनरेशन इसी डर के साए में बड़ी हुई, ये जानते हुए कि रात का मतलब है मौत। लेकिन फिर जब लग रहा था कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है, तब समुद्र के पार से एक आवाज आई, एक खबर आई। स्वीडन के गिटलैंड से एक नौजवान योद्धा बियोवुल्फ, जिसकी ताकत के चर्चे दूर दूर तक थे, वो इस दानव को हराकर हमेशा के लिए अमर हो जाने का इरादा लेकर डेनमार्क की ओर निकल पड़ता है। और जैसे ही वो राजा ह्रोथगार के दरबार में पहुंचता है, बियोवुल्फ अपनी ताकत का ऐलान करता है। वो बताता है कि उसकी पकड़ में 30 आदमियों की ताकत है। वो बताता है कि कैसे उसने पहले भी बड़े बड़े दैत्यों और समुद्री दानवों को मारा है, और उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है नाम कमाना, अमर हो जाना। और वो ये भी साफ साफ कह देता है कि वो ग्रेंडल से लड़ेगा सिर्फ अपने नंगे हाथों से। और फिर आ ही जाती है वो रात। ग्रेंडल हमेशा की तरह हॉल में दाखिल होता है। उसे लगता है कि आज भी आसान शिकार मिलेगा, लेकिन आज रात कुछ अलग था। इस बार अंधेरे में उसे सोए हुए लोग नहीं, बल्कि एक हीरो मिलता है जो जाग रहा था, जो उसका ही इंतजार कर रहा था। पूरे हॉल में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। एक हिस्टोरिकल लड़ाई शुरू होने को है। और जो लड़ाई होती है, अरे बाप रे, पूरा का पूरा हॉल हिलने लगता है, दीवारें कांप उठती हैं। सबको ये तो पता था कि कोई भी तलवार, कोई भी हथियार ग्रिंडल पर बेअसर है। लेकिन आखिरकार बियोवुल्फ की वो लेजेंडरी पकड़ वो उस दानव के लिए बहुत भारी पड़ती है, और वो ग्रिंडल की पूरी बाह उसके कंधे से ही उखाड़ फेंकता है। ग्रिंडल जख्मी हालत में अपनी गुफा की तरफ भागता है मरने के लिए। और हेरट में, वहां तो जश्न का माहौल है। बेओवुल्फ के ऊपर खजानों की तारीफों की बारिश हो रही है। पहली नजर में तो ऐसा ही लगता है कि बुराई का अंत हो गया है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। जश्न की रात अभी ठीक से खत्म भी नहीं हुई थी कि दलदल की गहराइयों से एक नया खौफ बाहर निकल आता है। हाँ, दानव मर गया था, पर दुश्मनी जिंदा थी, और अब बारी थी बदले की। और ये दूसरा हमला पहले से भी ज्यादा भयानक था। देखिए, ग्रेंडल की मां अब बदला लेने आई थी। वो अपने बेटे की मौत का बदला चाहती थी। वो हॉल में घुसती है, और इस बार वो राजा के सबसे करीबी सलाहकार को ही उठा ले जाती है। अब बारी बियोवुल्फ की थी। उसे दुश्मन के घर में घुसना था। वो उस राक्षसी का पीछा करते करते एक खौफनाक झील के अंदर, उसकी पानी के नीचे बनी गुफा तक पहुंचता है। ये कोई मामूली जगह नहीं थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां जाने की हिम्मत कोई आम इंसान कर ही नहीं सकता।
ये सचमुच में नरक में उतरने जैसा था। पानी के नीचे की ये लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। बियोवुल्फ की अपनी जो खास तलवार थी हेरेंडिंग, वो उस राक्षसी की खाल पर बेअसर हो जाती है। एक पल को तो लगता है कि बस अब हीरो गया, लेकिन बियोवुल्फ हार नहीं मानता और तभी उसे दीवार पर एक बहुत बड़ी जादुई तलवार नजर आती है, जिसे जायंट्स ने यानी दैत्यों ने बनाया था। वो उस तलवार को उठाता है और एक ही वार में ग्रेंडल की मां की कहानी और इस दुश्मनी को खत्म कर देता है। अब कहानी में एक लंबा गैप आता है, 50 साल का गैप, और हम अब बियोवुल्फ को एक नौजवान योद्धा के रूप में नहीं बल्कि एक बूढ़े राजा के तौर पर देखते हैं। एक ऐसा राजा जिसने आधी सदी तक, 50 सालों तक अपने लोगों पर बहुत समझदारी से राज किया है। तो देखिए, वक्त कितनी तेजी से बदला। बियोवुल्फ अब सिर्फ नाम कमाने वाला एक लड़का नहीं है, वो एक इज्जतदार, ताकतवर राजा है। उसने वफादारी निभाई, समझदारी से राज किया और उसके राज में पूरे 50 साल तक खुशहाली और शांति बनी रही। लेकिन शांति हमेशा तो नहीं रह सकती है ना। कहानी का जो आखिरी चैप्टर है, उसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही छोटे से लालच से। एक चोर एक ड्रैगन के खजाने से सिर्फ एक कप चुरा लेता है, बस एक कप, और इस छोटी सी हरकत की वजह से बियोवुल्फ के पूरे राज्य पर तबाही का साया मंडराने लगता है। और यहीं बियोवुल्फ की जिंदगी का सबसे बड़ा डायलेमा सामने आता है। उसे क्या करना चाहिए? एक योद्धा की तरह सोचना चाहिए जो खुद का नाम बनाने के लिए कोई भी खतरा मोल ले सकता है, या फिर एक राजा की तरह जिसकी पहली जिम्मेदारी अपने लोगों की हिफाजत करना है, भले ही इसके लिए उसे लड़ाई से बचना ही क्यों ना पड़े। और बियोवुल्फ एक बहुत ही फेटफुल डिसीजन लेता है। वो एक राजा के फर्ज से ऊपर एक योद्धा के जज्बे को चुनता है। अपनी उम्र के बावजूद, अपनी जिम्मेदारियों के बावजूद, वो अकेले ही उस ड्रैगन से भिड़ने का फैसला कर लेता है। वो जानता है कि ये शायद उसकी आखिरी लड़ाई हो। हाँ, वो अपने लोगों के लिए लड़ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने सम्मान, अपने गौरव के लिए भी लड़ रहा था। ये आखिरी लड़ाई बहुत ही दुखद है, ट्रैजिक है। बियोवुल्फ की ढाल पिघल जाती है, उसकी तलवार टूट जाती है, और इससे भी बुरा क्या होता है, उसके चुने हुए 10 योद्धा डर के मारे भाग जाते हैं। लॉयल्टी का सबसे बड़ा टेस्ट था और सब फेल हो गए, सिर्फ एक को छोड़कर। उस मुश्किल घड़ी में सिर्फ उसका एक नौजवान रिश्तेदार विगलाफ अपने राजा के साथ खड़ा रहता है। दोनों मिलकर ड्रैगन को मार तो देते हैं, लेकिन इस जीत की कीमत बियोवुल्फ को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। और अपने आखिरी पलों में बियोवुल्फ अपनी पूरी जिंदगी को देखता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो खुद को एक योद्धा की तरह नहीं बल्कि एक राजा की तरह याद करता है। एक ऐसा राजा जिसने कभी अपने ही परिवार का खून नहीं बहाया, जिसने कभी अपने लोगों को धोखा नहीं दिया। तो बियोवुल्फ की मौत के बाद क्या हुआ? उसके लोगों का भविष्य अब क्या होगा? ये लेगेसी, ये विरासत उतनी सिंपल नहीं है जितनी लगती है। कविता का जो आखिरी सीन है वो बहुत ही इमोशनल है। नायक को दफनाया जाता है और वो सारा खजाना, वो सोना जिसके लिए उसने अपनी जान दे दी, उसे भी उसी के साथ जमीन में गाड़ दिया जाता है। वो खजाना उसके लोगों के किसी काम नहीं आता। वो एक तरह से एक शाप बन जाता है। और यहीं पर ये महाकाव्य हमें एक बहुत बड़े अनसुलझे सवाल के साथ छोड़ देता है। सवाल ये है कि क्या बियोवुल्फ का वो आखिरी हीरोइक एक्ट उसके लोगों के लिए एक बचाव था, या फिर उसने अपने लोगों को बिना किसी लीडर के आने वाले खतरों के सामने अकेला छोड़ दिया था? और शायद यही वो सवाल है जो इस हजारों साल पुरानी कहानी को आज भी इतना पावरफुल और रेलेवेंट बनाता है।